नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के परिवार को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपने अपने जिला कार्यालयों में प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया और उसे निंदनीय, अमर्यादित और राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ बताया। नेताओं का कहना था कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से इस तरह की व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जाती। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि इस तरह के बयान लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध हैं और राजनीति के स्तर को नीचे गिराने का काम करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी भाषा और सोच को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोनों दलों के नेताओं ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया जाएगा। बात यह है कि डिप्टी सीएम साहब को शायद ये नहीं पता कि उस पार्टी का इतिहास कुर्बानियों से भरा हुआ है और राजकुमार पूरे देश का भ्रमण करके जिस दिन भी हमारे डिप्टी सीएम हाफ टी शर्ट में पूरे देश का भ्रमण कर लेंगे ना, और बारिश के अंदर जनवरी के महीने में पता लगेगा राजकुमार कौन है और कार्यकर्ता कौन है। राहुल गांधी जैसा कार्यकर्ता इस देश में न पैदा हुआ है और न भविष्य में पैदा होगा। जो हमारा राहुल गांधी पूरे देश की यात्रा पैदल की और इसमें राजकुमार कह सकते हो उसे, या गर्मी और ठंडी कुछ कहने से पहले सोचना चाहिए ना। कई बार डिप्टी सीएम साहब को इन्हें पता ही नहीं है, राजनीति के बारे में पता नहीं है, फिर नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राजकुमार और अखिलेश यादव के परिवार पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी ने कहा कि इतिहास में किसी भी नेता ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा नहीं की है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद गुजर ने भी इसे निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि ब्रजेश पाठक को माफी मांगनी चाहिए। डेली 24 भारत के लिए नदीम नकवी, हापुड़। उधर नोएडा के सेक्टर 150 में हुई दर्दनाक घटना को लेकर जांच और तेज कर दी गई है। इस क्रम में गठित एसआईटी टीम एक बार फिर सेक्टर 150 नोएडा पहुंची और घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया। तो टीम ने मौके की भौतिक स्थिति, आसपास के माहौल और तकनीकी तथ्यों को बारीकी से परखा ताकि घटना से जुड़े हर पहलू को स्पष्ट किया जा सके। निरीक्षण के दौरान एसआईटी ने साक्ष्यों की पड़ताल की और आवश्यक जानकारियां जुटाई। जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद टीम कुछ ही समय में मौके से रवाना हो गई। इस दोबारा किए गए निरीक्षण को निष्पक्ष और गहन जांच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब लोगों की नजरें एसआईटी की अंतिम जांच रिपोर्ट और उसके आधार पर होने वाली आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। वहीं गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश दिवस 2026 को भव्य, सुव्यवस्थित और यादगार बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी उद्देश्य से मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल की अध्यक्षता में एक समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा, आवश्यक व्यवस्थाओं और विभिन्न विभागों की सहभागिता को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में ये सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि आयोजन आम जनता के लिए जानकारीपूर्ण और आकर्षक हो। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम परिसर में कुल 25 स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्टॉलों के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं, जनपद में चल रहे विकास कार्यों और प्रदेश सरकार की प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जबकि उद्घाटन मुख्य अतिथि के हाथों संपन्न होगा। स्टॉलों पर विभिन्न विभागों की योजनाओं से जुड़ी पात्रता, मिलने वाले लाभ और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी पारदर्शित की जाएगी। इसके साथ ही विभाग अपने उत्कृष्ट कार्यों और जनपद में प्रभावित नए विकास कार्यों की जानकारी भी साझा करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर एक विशेष सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाएगा। साथ ही जनपद के पारंपरिक खाद्य एवं पेय पदार्थों के स्टॉल लगाकर स्थानीय संस्कृति और स्वाद को भी लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वो समयबद्ध और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने ये भी बताया कि जनपद से लगभग 50 लोग लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिनमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी, योजनाओं से लाभान्वित लोग और अन्य चयनित प्रतिभागी शामिल होंगे। अंत में उन्होंने जनपद वासियों, जनप्रतिनिधियों और मीडिया से उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता करने की अपील की।
उधर गाजियाबाद में हरसाऊ पुलिस लाइन कट के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे वहां अचानक अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि चलते समय कार का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क पर पलट गई। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद स्थानीय लोग और राहगीर मौके पर पहुंच गए और बिना देर किए कार में फंसे घायलों को बाहर निकालने में जुट गए। सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस दुर्घटना का वीडियो मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद लोग सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। घटना के बाद कुछ समय तक यातायात भी प्रभावित रहा, हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हो गई। वहीं बसंत पंचमी के अवसर पर गाजियाबाद में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। सुबह से ही शहर में हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया, जबकि आसमान पूरी तरह से घने बादलों से ढका हुआ है। शीतलहर का असर पहले से ही बना हुआ था। ऐसे में बारिश और बादलों के कारण ठंड और ज्यादा बढ़ती हुई महसूस की जा रही है। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को सुबह और शाम के समय खासा ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि दिन के दौरान हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। ऐसे में लोगों को ठंड के साथ साथ रोजमर्रा के कामकाज में भी परेशानी हो सकती है। उधर गाजियाबाद से एक चिंताजनक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर लोग हैरान और भयभीत हैं। इस वीडियो में एक मासूम बच्चा ऊंची इमारत की बालकनी की ग्रिल पर बैठकर खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति बच्चे को आवाज देता हुआ भी सुनाई देता है। जानकारी के अनुसार ये बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित बताया जा रहा है, जिससे उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। ये मामला इंदिरापुरम के अहिंसा खंड स्थित एंजल जुपिटर सोसाइटी का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चा काफ़ी ऊंचाई पर बालकनी की ग्रिल पर बैठा है, जहां से गिरने की आशंका से किसी भी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। वीडियो वायरल होने के बाद आपको बता दें, सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था और अभिभावकों की सतर्कता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग बच्चे की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जता रहे हैं और जिम्मेदार लोगों से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। वहीं ग्रेटर नोएडा में अज्ञात शव मिलने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। ताज़ा मामला नोएडा क्षेत्र में उस समय सामने आया जब नहर में एक अज्ञात महिला का शव संदिग्ध हालत में तैरता हुआ दिखाई दिया। शव को देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया और उन्होंने तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकलवा कर अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शुरुआती जांच में महिला के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि महिला की कहीं और हत्या कर शव को पहचान छिपाने के उद्देश्य से नहर में फेंका गया। फिलहाल मृत महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के गांव और क्षेत्रों में जानकारी जुटाने में लगी हुई है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। यह घटना ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुतैना गांव की बताई जा रही है। उधर ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ईटा 1, जीटा 2 और डेल्टा 3 में बनाए गए नए सामुदायिक केंद्र अब पूरी तरह तैयार होकर लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। तो गुरुवार को इन तीनों सामुदायिक केंद्रों का विधिवत उद्घाटन किया गया। इसके शुरू होने से संबंधित सेक्टरों में रहने वाले लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। जानकारी के अनुसार करीब 6.56 करोड़ रुपए की लागत से इन तीनों सामुदायिक केंद्रों का निर्माण किया गया है। प्रत्येक केंद्र में कॉमन हॉल, पुस्तकालय, कार्यालय कक्ष, महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय, साथ ही पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गई है। परियोजना विभाग वर्क सर्किल 5 के प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक ऋतिक ने बताया कि इन केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है, ताकि सेक्टर वासियों को हर तरह की ज़रूरतों के लिए बाहर न जाना पड़े। उद्घाटन कार्यक्रम में दादरी विधायक तेजपाल नागर भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सेक्टरों में रहने वाले लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण लगातार क्षेत्र में सुविधाओं के विस्तार और विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके। वहीं मुजफ्फरनगर में गुरुवार को रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा नेता संगीत सोम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। अतुल प्रधान को लेकर पूछे गए सवाल पर संगीत सोम ने कहा कि अतुल प्रधान उनका छोटा भाई है और छोटे भाई की बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मीट कारोबार से जुड़े आरोपों पर उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि संभव है अतुल प्रधान वहीं से मीट ले आते हों। राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि ये सनातन समाज की करीब 500 वर्ष की आस्था और संघर्ष का परिणाम है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पूरे देश और दुनिया के सनातनियों के लिए गर्व और सौभाग्य का विषय है। उन्होंने आयोजन से जुड़े लोगों का आभार जताया और कहा कि यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण, अनुशासित और श्रद्धा के साथ निकाली जा रही है। प्रशासनिक लापरवाही के सवाल पर संगीत सोम ने बताया कि कुछ अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, इसी कारण एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी को 5 दिन में रिपोर्ट
सौंपनी है और रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में गैर हिंदुओं के प्रवेश से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि हरिद्वार एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जो भी वहां जाए उसे गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। उन्होंने लोगों से इस यात्रा में सहयोग करने की अपील की और कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकता और आस्था को मजबूत करते हैं। देखिए, यहाँ आज मैं पिछली साल भी आया था और आज फिर विजय शुक्ला जी और उनकी पूरी टीम और पूरे सनातनी लोगों ने भगवान रामचंद्र जी की दूसरी प्राण प्रतिष्ठा के वर्षगांठ पे आज यात्रा का आयोजन करने का काम किया है। मैं उसी में आया हूँ। बधाई के पात्र शुक्ला जी और उनकी पूरी टीम, और मैं पूरे मुजफ्फरनगर वासियों से यही कहना चाहता हूँ कि इस यात्रा को समर्थन करें, सहयोग करें और अपना बहुमूल्य समय भी इसमें दें, क्योंकि हर सनातनी के लिए गर्व का क्षण है ये जो ये यात्रा निकाली जा रही है। देखिए, आज राम मंदिर की जो इस दुनिया के, मैं देश की बात नहीं कर रहा, पूरे दुनिया के सनातनियों की जो 500 साल से इंतजार था, वो आज से 2 वर्ष, मतलब आज दूसरी वर्षगांठ है प्राण प्रतिष्ठा की, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। हम सब देश के और दुनिया के सनातनियों के लिए सौभाग्य की बात है। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय अपने पूर्व अध्यक्ष जी विजय शुक्ला जी को, कि वो और उनकी टीम, सभी सनातनी बच्चे इस यात्रा को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं और बहुत प्यार से, बड़े तरीके से, कोई हुड़दंग नहीं, इसे सेलिब्रेट करते हैं और अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा की आज दूसरी वर्षगांठ पर हम सबको बधाई भी देते हैं, पूरे देश को और दुनिया को बधाई भी देते हैं। और धन्यवाद देता हूं मैं फिर एक बार विजय शुक्ला जी को, आप इतना अच्छा काम करते हैं, इतनी अच्छी यात्रा निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ आज मैं वहीं नोएडा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नोएडा सहित पूरे एनसीआर क्षेत्र में दफ्तरों और अस्पतालों में घुसकर लैपटॉप चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में गिरोह के सरगना समेत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए 17 लैपटॉप, 2 अवैध तमंचे और वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी बरामद की है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान कमल और दुष्यंत के रूप में हुई है, जो मूल रूप से अलग अलग जनपदों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये आरोपी अस्पतालों और दफ्तरों में पहले रेकी करते थे और मौका मिलते ही लैपटॉप चोरी कर फरार हो जाते थे। ये गिरोह खासतौर पर ऐसे स्थानों को निशाना बनाता था जहां सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होती थी। सेक्टर 20 थाना पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को थाना क्षेत्र के अंतर्गत अट्टा अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक इतिहास और उनके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। इस खुलासे के बाद पुलिस को उम्मीद है कि क्षेत्र में लैपटॉप चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। थाना सेक्टर 20 गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा एक गैंग का खुलासा किया गया है, जो घरों और अस्पतालों से लैपटॉप चुराते थे। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से अवैध शस्त्र, 17 चोरी किए हुए लैपटॉप्स और घटना में प्रयुक्त की गई स्कूटी को बरामद किया गया है। दोनों अभियुक्तों के विस्तृत आपराधिक इतिहास हैं। दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। थाना सेक्टर 20 गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा एक गैंग का खुलासा किया गया है, जो घरों और अस्पतालों से लैपटॉप चुराते थे। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से अवैध शस्त्र, 17 चोरी किए हुए लैपटॉप्स और घटना में प्रयुक्त की गई स्कूटी को बरामद किया गया है। दोनों अभियुक्तों के विस्तृत आपराधिक इतिहास हैं। दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। थाना सेक्टर 20 गौतम। उधर नोएडा में पुलिस ने इंजीनियर की मौत से जुड़े मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नामी बिल्डरों के दफ्तरों को सील कर दिया है। इस कार्रवाई के तहत विस्टाउन बिल्डर का सेक्टर 62 स्थित कॉर्पोरेट ऑफिस बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही लोटस बिल्डर के सेक्टर 126 में स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय को भी सील कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार विस्टाउन बिल्डर के मालिक अभय सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि लोटस बिल्डर के मालिक निर्मल सिंह के खिलाफ देर रात मामला दर्ज किया गया है और उसकी तलाश लगातार की जा रही है। इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है और इस प्रकरण में आगे भी सख्त कदम उठाए जाने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले के हर पहलू से जांच की जा रही है ताकि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उधर नोएडा सहित दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। तेज हवाओं के चलने के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में बारिश शुरू हो गई, जिससे वातावरण में ठंडक महसूस की जाने लगी है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है, जिससे लंबे समय से गर्मी झेल रहे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। तो बदलते मौसम के कारण दिन और रात के तापमान में संतुलन बनने की उम्मीद है। इसके साथ ही बारिश और हवाओं के असर से वायु गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है, जिससे प्रदूषण के स्तर में कमी दर्ज की जा सकती है। तो दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। अलग अलग क्षेत्रों में बारिश
बताई जा रही है। तापमान में गिरावट की भी उम्मीद अब जताई जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि प्रदूषण से भी थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है और ऐसे में उम्मीद जताई जा सकती है कि जो AQI का स्तर था उसमें खासा गिरावट यहाँ पर दर्ज की जाएगी और प्रदूषण से जो लोगों का हाल बेहाल था उसमें भी राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए सुबह से लगातार बारिश हो रही है। नोएडा और दिल्ली एनसीआर में मौसम का जो मिजाज है वो बदल गया है। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यही बदलाव गर्मी से राहत दिलाएगा। जैसे कि प्रदूषण लगातार काफी वक्त से नोएडा, एनसीआर, दिल्ली में देखने को मिल रहा था। कहीं ना कहीं लोग उससे परेशान थे, उससे जूझ रहे थे, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो माना जाता है कि प्रदूषण का जो स्तर है उसमें काफी सुधार होने की उम्मीद है। वहीं बात की जाए दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से बारिश की संभावना है, आज शाम तक बारिश होती रहेगी और कई जगहों पर, कई इलाकों में मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि बिजली पर गिरने की संभावना है या ओले गिरने की संभावना है। तो लगातार ठंडा मौसम हो चुका है। 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा चल रही है वो काफी ठंड जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, ठंड बारिश के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जो प्रदूषण है, वो प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार कम होता जा रहा है। जी शायद। चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार देखने को मिल रहा है कि झमाझम बारिश हो रही है और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि जो प्रदूषण की स्थिति दिल्ली एनसीआर में बनी हुई थी उससे अब राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तापमान में भी गिरावट आने की उम्मीद है और लगातार दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। उधर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की डूबने से हुई मौत के मामले को राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया है और मीडिया में आई खबरों के आधार पर एनजीटी ने इस घटना पर सख्त रुख अपनाया है। बताया गया है कि नोएडा के सेक्टर 150 में बनी एक ट्रेंच समय के साथ स्थायी तालाब में बदल गई थी, जहां जलभराव के कारण यह हादसा हुआ। इस घटना ने प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया है, क्योंकि वर्ष 2015 में बनाई गई स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट योजना को अब तक प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया। हेड रेगुलेटर नहीं लगाए जाने के चलते इलाके में लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। एनजीटी ने इस मामले में नोएडा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई विभाग समेत 5 संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव से भी जवाब मांगा गया है। सभी पक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अगली सुनवाई से 1 हफ्ते पहले अपना जवाब दाखिल करें। इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को निर्धारित की गई है। उधर नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले की जांच को लेकर गठित एसआईटी की टीम गुरुवार शाम नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पहुंची। इससे पहले टीम ने सेक्टर 150 स्थित घटनास्थल का निरीक्षण भी किया था, जहां हादसा हुआ था। शाम करीब 7:20 पर एसआईटी नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पहुंची, जहां मामले से जुड़े दस्तावेजों और अधिकारियों से जानकारी ली गई। तो प्राधिकरण दफ्तर में लगभग 1 घंटे तक चली मैराथन बैठक में एडीजी, मेरठ कमिश्नर, नोएडा के पुलिस कमिश्नर और नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो बैठक के दौरान हादसे से जुड़ी जिम्मेदारी, लापरवाही और व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। एसआईटी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 5 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, जिसके तहत आज ही फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है और इसे कल मुख्यमंत्री को सौंप दिया जाएगा। उधर गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में स्थित पेट्रोल चौराहे पर तेज बारिश के बीच भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी पूरी जिम्मेदारी और तत्परता के साथ सड़क पर यातायात नियंत्रित करते नजर आए। लगातार बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया था और जाम की स्थिति बनने लगी थी, लेकिन पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य के प्रति पूरी सतर्कता बनाए हुए थे। ट्रैफिक पुलिस ने बारिश की कठिन परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए वाहनों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखा और सड़क पर बड़े जाम को रोकने में सफलता हासिल की। उनके सतर्क और संगठित प्रयासों के कारण पेट्रोल चौराहे पर हालात नियंत्रण में रहे और लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ा। स्थानीय लोग और राहगीर पुलिसकर्मियों की इस मेहनत और समर्पण की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रयासों से यातायात व्यवस्था सुरक्षित और व्यवस्थित बनी रहती है। उधर नोएडा में शिव नादर स्कूल को बम धमकी मिलने की खबर ने प्रशासन और अभिभावकों को चिंता में डाल दिया। स्कूल प्रशासन को यह धमकी ईमेल के माध्यम से भेजी गई, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तत्काल सतर्क हो गई। स्कूल परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई और स्कूल में सर्च ऑपरेशन और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। वहीं साइबर टीम भी धमकी भेजे जाने के स्रोत की तलाश में सक्रिय है। सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल बसों को तुरंत वापस भेजा जा रहा है और बच्चों को तय किए गए ड्रॉप पॉइंट पर सुरक्षित रूप से उतारा जा रहा है। अभिभावकों से अपील की गई है कि वो केवल निर्धारित स्थानों पर बच्चों को लेने आए और बस स्टाफ के संपर्क में रहे।
स्कूल प्रिंसिपल अंजू सोनी ने अभिभावकों से सहयोग और संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और सभी को मिलकर इस स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से संभालने की आवश्यकता है। उधर गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में एक गंभीर हादसा सामने आया, जिसमें दो नालों के बीच बने खतरनाक खाली स्थान से गुजरते समय स्कूटी पर सवार भाई बहन अपना संतुलन खो बैठे और सीधे गंदे नाले में गिर गए। ये खाली जगह सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत जोखिमपूर्ण थी, जिससे हादसे की संभावना बढ़ गई थी। घटना के तुरंत बाद पास में मौजूद राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर दोनों को नाले से बाहर निकाला और इस दुर्घटना में भाई और बहन दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर उनकी हालत का निरीक्षण कर रहे हैं। स्थानीय लोग इस हादसे से सख्ते में हैं और उन्होंने प्रशासन से इस खतरनाक स्थान पर सुरक्षा उपाय करने की मांग की, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच आमना सामना हो गया, जो मुठभेड़ में बदल गया। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि लूटी गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। मामला 19 जनवरी का है, जब थाना भवन क्षेत्र के गांव मोर माजरा निवासी कपिल कश्यप शुगर मिल जा रहे थे। उसी दौरान 3 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोककर उनकी मोटरसाइकिल लूट ली। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देश पर थाना भवन क्षेत्र में विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम का नेतृत्व क्षेत्र अधिकारी जितेंद्र यादव और थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह रावत कर रहे थे। देर रात पुलिस टीम ने संदिग्ध बदमाशों की घेराबंदी की। खुद को फंसा हुआ देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। मौके से 2 बदमाशों को पकड़ लिया गया, जिसकी पहचान सहारनपुर जनपद के कस्बा तीसरो निवासी के रूप में हुई है। वहीं तीसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से लूटी गई मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने महज 3 दिन के अंदर लूट की इस घटना का खुलासा कर दिया। इस पूरी कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में पुलिस की रणनीति, सक्रियता और टीम वर्क की सराहना हो रही है। पुलिस की सफलता से क्षेत्र में अपराधियों में डर का माहौल बना है और आम लोगों में सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ा है। एक लूट की घटना कारित हुई थी, जिसके अंतर्गत मोर माजरा निवासी कपिल कश्यप, जो रात में लगभग 9:30 बजे अपने गांव मोर बाजार से मील में ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इस घटना में 3 जो व्यक्ति बाइक सवार थे, उन्होंने इसकी बाइक रोककर इसकी बाइक सुपर स्प्लेंडर, जिसका नंबर UP 19J0506 एवं इसका मोबाइल लूट लिया था। इस घटना में लगातार CCTV व अन्य एविडेंस के माध्यम से इन व्यक्तियों की लगातार तलाश की जा रही थी। आज रात्रि लगभग 1 बजे दीपचंद और उनकी टीम द्वारा मुल्लापुर मसावी रोड पर संदिग्ध वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे, वो लोग आ रहे थे। इनको जब रुकने का इशारा किया गया तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें राहुल पुत्र धर्मवीर निवासी तीसरो, उसके दाहिने पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। इसको तुरंत उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके साथ के सुनील पुत्र राजकुमार, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और तीसरा व्यक्ति मौके से, जिसका नाम ईशु है, वो फरार हो गया। उधर मुजफ्फरनगर में मौसम ने अचानक बदलाव लिया है और सुबह से ही रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। बारिश की बूंदों ने इलाके का वातावरण तरोताज़ा कर दिया है और ठंडी हवा के साथ मौसम का मिजाज काफ़ी सुहावना हो गया है। किसानों के लिए बारिश राहत लेकर आई है, क्योंकि उनकी फसलों को हल्की बारिश से पर्याप्त नमी मिलेगी और पैदावार में सुधार की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा बारिश और ठंडी हवा के असर से वायु प्रदूषण में भी कमी आने की उम्मीद है, जिससे लोगों को साफ और ताज़ी हवा मिलेगी। मौसम के इस बदलाव ने आम लोगों और किसानों दोनों के चेहरे पर खुशी और संतोष ला दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।